अजीत हटे तो क्या गिरेगी सरकार? एनसीपी से नाता तोड़ सकती है बीजेपी। लोकसभा नतीजों के बाद मंथन में जुटी बीजेपी। महाराष्ट्र सरकार से अजीत पवार की विदाई। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मोदी है तो मुमकिन है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया मोदी की ताकत को मानती है। तीसरी बार फिर से देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार अपने काम में जुट चुकी है। साथ ही साथ बीजेपी 2024 चुनाव नतीजों को लेकर भी मंथन कर रही है, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संघ को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे महाराष्ट्र बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की जो रणनीति रही है, उसे लेकर संघ कुछ नाराज नजर आ रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के दौरान दिल्ली आए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बीजेपी के साथ हमारा फेविकोल वाला जोड़ है। उनकी इस टिप्पणी को गठबंधन की मजबूती के तौर पर देखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में गठजोड़ को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म हो गया। महाराष्ट्र बीजेपी 14 जून को यहां पर एक बैठक हुई, जिसमें जिला स्तर के नेताओं समेत प्रदेश की पूरी टीम को बुलाया गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार भी मौजूद रहे। यही नहीं, इन नेताओं की तरफ से कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। इस मीटिंग के बीच गठबंधन में एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की टेंशन बढ़ गई। इसकी एक वजह और एक दावा यह है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी एक सर्वे करा रही है। इस सर्वे के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि क्या बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अकेले उतरना चाहिए। हाल ही में आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में अजीत पवार को साथ लाने पर सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि जब विधानसभा में एकनाथ शिंदे, शिवसेना और बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था, तो फिर अजीत पवार को लेने की क्या जरूरत थी। लेख में साफ कहा गया है कि एनडीए को अजीत पवार के चलते नुकसान उठाना पड़ा है। अजीत पवार की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि एक तरफ संघ ने उनकी आलोचना की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने उसे खारिज भी नहीं किया है, जिसके चलते अजीत पवार की टेंशन और बढ़ गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी अकेले उतरने का फैसला कर सकती है। इसके लिए बीजेपी एक आंतरिक सर्वे करा रही है। जहां अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है और यहां इन चुनावों में बीजेपी अकेले मैदान में उतर सकती है। इससे ये पता लगाने की कोशिश होगी कि अकेले चलने पर बीजेपी को क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को महाराष्ट्र में महज 9 सीटें ही मिली हैं, जबकि 2019 में वो 23 सीटों पर जीती थी। इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती है, जो कि चिंता की बात है। अजीत पवार के अलावा एकनाथ शिंदे भी परेशान। 2024 चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट ने 7 लोकसभा सीटें जीती हैं और उसका स्ट्राइक रेट भी बीजेपी से बेहतर रहा है। फिर भी एकनाथ शिंदे के लिए परेशानी वाली बात यह है कि उनकी सीटें उद्धव गुट के मुकाबले कम है। हालात ऐसे हैं कि एकनाथ शिंदे के कई विधायक उद्धव ठाकरे गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार के भी करीब 1 दर्जन विधायक शरद पवार के साथ जाने के मूड में हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। दावा किया जा रहा है कि राज्य में एक बार फिर से सियासी उठापटक हो सकती है। विपक्ष की तरफ से महायुति सरकार पर संकट होने के दावे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी आत्ममंथन की मुद्रा में है। अटकलें हैं कि बीजेपी अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से नाता तोड़ सकती है। ऐसे में सवाल है, क्या शिंदे सरकार गिर जाएगी या फिर सरकार अल्पमत में आ जाएगी? महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा दलीय स्थिति कैसी है? ये भी वह संयोग है कि पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक जून जुलाई के महीने में ही होती है। पिछले साल भी इन्हीं महीनों में सबसे ज्यादा सियासी उथल पुथल देखी गई और अब फिर से जून के महीने के खत्म होते होते और जुलाई की शुरुआत तक महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है। सरकार चलाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास 145 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। मौजूदा वक्त में बीजेपी और शिवसेना की अगुवाई वाली महायुति सरकार सत्ता में है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से डिप्टी सीएम हैं। जून 2022 में शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद एकनाथ शिंदे राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें बीजेपी का समर्थन मिला था, लेकिन पिछले साल 2 जुलाई को अजीत पवार भी महायुति सरकार में शामिल हो गए थे। मौजूदा महायुति सरकार के पास 203 विधायकों का समर्थन है, जिसमें अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के 40 विधायक हैं।
ऐसे में मौजूदा शिंदे सरकार के पास बहुमत से 58 ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ऐसे में सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अजीत पवार के एग्जिट से कितना असर? उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी अगर महायुति से बाहर होती है तो महायुति सरकार के पास 163 विधायकों का समर्थन होगा। ऐसी स्थिति में शिंदे की अगुवाई वाली सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसके पास 18 ज्यादा विधायकों का समर्थन रहेगा। बीजेपी के विधायकों की संख्या 103 है और शिवसेना के विधायकों की संख्या 38 है। ऐसे में दोनों दलों को मिलाकर 141 विधायक होंगे। विधानसभा में 12 सीटें खाली हैं। ऐसे में बहुमत के लिए शिंदे सरकार को 145 से कम विधायक ही चाहिए होंगे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में 7 विधायक लोकसभा के लिए चुने गए। विधानसभा में 5 सीटें पहले से खाली हैं। एनसीपी के कोटे से हैं 8 मंत्री। डिप्टी सीएम अजीत पवार को छोड़कर 8 विधायक शिंदे सरकार में मंत्री हैं। अगर किसी भी सूरत में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी सरकार से यहां पर बाहर होती है सरकार से, तो अजीत पवार समेत 9 मंत्री पद खाली हो जाएंगे और इसके साथ ही एनसीपी के विधायक नरहरि जिरवाल को डिप्टी स्पीकर पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के पास अपने विधायकों को मंत्री बनाने का मौका होगा। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ महायुति और महाविकास अघाड़ी के घटक दल अपने सियासी नफा नुकसान में आकलन में जुटे हुए हैं। मौजूदा सरकार के पास 3 महीने का वक्त है। इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और राज्य में चुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों के नजदीक होने के कारण इस बात की संभावना कम है कि विपक्ष की तरफ से सरकार को गिराने की कोशिश होगी। अब देखना यह होगा कि मौजूदा महायुति गठबंधन विधानसभा में बरकरार रहता है या फिर इसमें बदलाव होता है। अजीत की अगुवाई वाली एनसीपी ने 80 सीटें मांगी हैं इन चुनावों में और इस पर संजय राउत का भी एक बार फिर जो मौजूदा सरकार है उस पर निशाना साधा है और एक बड़ा बयान दिया है। तो संजय राउत ने क्या कहा है, पहले वो सीख लेते हैं। देखिए, देवाचा न्याय काय असतो? आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो। जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है। डरा धमकाकर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है। वो कोर्ट में मामला जाएगा, तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। तो संजय राउत के इस बयान को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, बीजेपी और एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट के गठबंधन को सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली है, जबकि लक्ष्य 45 से ज्यादा सीटें जीतने का था। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को जबरदस्त कामयाबी मिली है। एमवीए में कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट वाली है और महाराष्ट्र में कांग्रेस को 13 सीटें मिली है जो पिछले लोकसभा चुनाव में महज 1 थी, जबकि 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी महज 9 सीटों पर सिमट गई। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती हैं और 7 सीटें शिंदे की शिवसेना के खाते में गई हैं। वहीं अजीत दादा की एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 1 सीट पर जीत हासिल की है। विपक्षी खेमे में कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटों पर सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी की आलोचना भी की है, जिसमें कहा गया है कि अजीत पवार को समर्थन देने की वजह से राज्य में बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी शिंदे सेना के पास बहुमत था, इसलिए अजीत पवार की एनसीपी से गठबंधन की जरूरत नहीं थी। ये एक गलत फैसला था। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने मर्यादाओं का पालन नहीं किया। चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से एक दूसरे को लताड़ना, तकनीक का जो दुरुपयोग किया गया है वो गलत था। असत्य प्रसारित करना ये भी ठीक नहीं था। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी 26.18% वोट मिले। इसके बाद 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 16.92% यानी कि 16.92% वोट मिला है, जबकि उद्धव को यहां पर कहें तो 16.72% और शिवसेना एकनाथ शिंदे को 12.95% वोट मिले हैं।
वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो उनके खाते में 11.23% वोट गया है और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 10.27% और एनसीपी अजीत पवार को मात्र यहां पर 3.60% वोट मिले हैं। तो इससे ज्यादा यहां पर अगर वोट शेयर देखा जाए तो इस बार भी बीजेपी ने महाराष्ट्र में बाजी मारी है। अब देखना यह है कि यहां पर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि सभी की नजरें अब बीजेपी के एक्शन प्लान पर लगी है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।